गुड मॉर्निंग। आज हम गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचारों का अध्ययन करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इनका जन्म एक महाराष्ट्र के छोटे से गांव में हुआ और अल्प आयु में ही पिता की मृत्यु हो गई थी। इनके शिक्षा का भार इनके बड़े भाई ने उठाया। इन्होंने पूना और बॉम्बे के कॉलेज से स्नातक परीक्षा पास की थी और उसके बाद इन्होंने पूना के ही एक कॉलेज में अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्यापन का कार्य शुरू किया। 1897 में गोखले ब्रेवली आयोग के समक्ष दक्खन सभा के प्रतिनिधि के रूप में भारत में सार्वजनिक व्यय पर अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए इंग्लैंड गए थे। एक भारतीय राष्ट्रीय आर्थिक विचारक के रूप में यहीं से उन्हें एक सम्मानीय स्थान प्राप्त हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले रानाडे को अपना गुरु मानते थे और रानाडे के विचारों से वो बहुत प्रभावित भी हुए थे। जब रानाडे की मृत्यु हुई तब गोखले साहब ने लिखा कि रानाडे की मृत्यु से मैं उस व्यक्ति की भांति हूँ जिसके जीवन में अचानक ही अंधकार छा गया हो। 1908 में रानाडे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट की स्थापना का श्रेय भी गोपाल कृष्ण गोखले को ही जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचारों के अंतर्गत हम राजस्व संबंधी विचार और स्थानीय संस्थाओं का महत्व, स्वतंत्र व्यापार एवं संरक्षण, वित्तीय सुधार, शिक्षा संबंधी विचार, गरीबी, आर्थिक निकासी, स्वदेशी, औद्योगिक विकास, विदेशी विनिमय, विदेशी व्यापार नीति और भारतीय श्रमिक एवं आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को सम्मिलित करते हैं। सर्वप्रथम हम उनके राजस्व संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। तत्कालिक कर नीति की गोपाल कृष्ण गोखले ने कटु आलोचना की। बजट प्रणाली के संबंध में उन्होंने यह विचार दिया था कि व्यय की विभिन्न मदों पर पूर्ण रूप से विचार करने के बाद ही उन्हें पारित किया जाना चाहिए। उन्होंने सरप्लस बजट की नीति की भी आलोचना की। उन्होंने इस संबंध में लिखा भी था कि लगातार आधिक्य बजट प्रस्तुत करना अर्थव्यवस्था के लिए हितकारी नहीं है। इससे अधिक जागरूक सरकारों को भी फिजूल खर्ची करने का प्रोत्साहन मिलता है, जो उन्हें अवनति की ओर ले जाता है। यह बात सभी देशों पर लागू होती है, पर भारत जैसे देशों के लिए विशेष रूप से सत्य है, क्योंकि यहाँ राजकीय आय की व्यवस्था में शासित लोगों में अपने उत्तरदायित्व को निभाने की भावना नहीं होती, जैसी पाश्चात्य देशों में होती है। ऐसे रानाडे के सार्वजनिक व्यय के संदर्भ में अपने विचार थे। वे इसके पक्ष में नहीं थे कि बजट की आधिक्य राशि का प्रयोग राजकीय ऋण के भुगतान के लिए किया जाए। इसी राशि में से रेलों के लिए भुगतान करने का भी उन्होंने
विरोध किया था। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि करों से प्राप्त आय का प्रयोग सार्वजनिक निर्माण एवं सेवाओं के लिए किया जाना चाहिए। फिर है उनका स्थानीय संस्थाओं का महत्व। स्थानीय संस्थाओं के महत्व को प्रतिपादित करते हुए गोखले ने यह विचार दिया कि उनके वित्तीय साधन अत्यंत सीमित है। उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों में करों से प्राप्त आय का वितरण न्यायपूर्ण ढंग से होना चाहिए। स्थानीय संस्थाओं के महत्व को देखते हुए उनकी आय के स्रोत निश्चित किए जाने चाहिए। प्रशासन के क्षेत्र में वे शक्ति के विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे, अर्थात उन्होंने स्थानीय संस्थाओं के महत्व को समझा और उसके बारे में अपना पक्ष रखा। नेक्स्ट है स्वतंत्र व्यापार एवं संरक्षण। इस संदर्भ में गोखले ने महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। यद्यपि वे स्वतंत्र व्यापार को उपयोगी मानते थे, किंतु उनका विचार था कि व्यापार की नीति का निर्धारण किसी भी देश की आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए। वे विवेचनात्मक संरक्षण के पक्ष में थे। उनके शब्दों में उचित प्रकार का संरक्षण वही है जिसके अंतर्गत विकासशील उद्योगों को आवश्यक प्रोत्साहन प्राप्त हो और इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि ऐसे एकाधिकारी एवं शक्तिशाली संगठन स्थापित न हो पाए जो देश की जनता के हितों के प्रतिकूल हो। नेक्स्ट है वित्तीय सुधार संबंधी विचार। वित्तीय सुधारों के संदर्भ में भी गोपाल कृष्ण गोखले ने महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। भारतीय आय का जो प्रयोग इंग्लैंड के राजकीय व्यय के लिए हो रहा था, उन्होंने उसका विरोध किया। वे चाहते थे कि ब्रिटेन की तरह भारतीय करदाताओं का भी राजकीय व्यय पर नियंत्रण होना चाहिए। राजकीय व्यय के बढ़ते हुए आंकड़ों के आधार पर उन्होंने कहा कि जहां सन 1852 में औसत वार्षिक व्यय 30 करोड़ रुपए था, वही 1897 में बढ़कर 73 करोड़ हो गया था। बढ़ते हुए सैनिक व्यय की उन्होंने आलोचना की। उन्होंने अंग्रेजी सरकार के बढ़ते हुए अपव्यय को रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए। सरकार को व्यय करते समय मितव्ययता का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सैनिक व्यय को सीमित कर देना चाहिए। सरकारी नौकरियों में भारतीयों को अधिक से अधिक संख्या में लिया जाना चाहिए। उन्हें अंग्रेजी अधिकारियों के समान ही वेतन मिलना चाहिए। लेखा परीक्षण स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। उसको सरकार के अधीन नहीं होना चाहिए। उसे संसद के समक्ष उचित मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस प्रकार से गोखले ने अंग्रेजी सरकार को उनके बढ़ते हुए अपव्यय को रोकने के लिए कुछ सुझाव दिए थे। आज के इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी। थैंक यू।